हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 11 है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेक्चर आपके यूपीपीएससी प्री के एग्जाम के लिए और आरओ के प्री के और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले मैं 10 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो क्या करने वाले हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देनी है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम पर ले सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़कर आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर इसकी कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर आप फ्री कोर्स में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर और भी बहुत सी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एग्जाम वेब ऐप में आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आरआरबी एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, तो वहां से भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे आज इस लेक्चर में हम डिस्कस जो करेंगे उन सब चीजों के बारे में देखते हैं, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो देखिए, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, क्या ये संविधान का हिस्सा थे, या कह सकते हैं क्या ये मूल संविधान का हिस्सा थे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा थे। तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। अगर ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे तो ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जोड़े गए थे। और उस समय जब ये जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। जब ये 1976 में जोड़े गए थे तो इसमें कितने 10 मूल कर्तव्य थे। फिर एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में हम ये जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मतलब किस देश के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है, इनका स्रोत क्या है। तो इनका स्रोत है रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से भी आपको कहीं कहीं नजर आएगा लिखा हुआ। तो याद रखिएगा, रूस के संविधान से यानी रशिया के संविधान से जो मूल कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं। इसके बाद में इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है सकारात्मक, मतलब ये कैसे पॉजिटिव वे में रहते हैं और पॉजिटिव होते हैं। इनकी प्रकृति जो है, इनका नेचर जो है वो कैसा होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये बात पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। और किसकी सिफारिश पर ये ऐड किए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। इन्हीं के नाम पर एक कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इन्हीं की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। और प्रारंभ में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो केवल 10 मूल कर्तव्य ही जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और प्रारंभ में जब जोड़े गए थे तो कब जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इनका विधिक रूप कैसा होता है, ये अप्रवर्तनीय होते हैं, मतलब ये क्या है, ये न्यायोचित नहीं होते हैं, इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। भाग कौन सा ये कवर करता है, मतलब किस भाग में ये बात कही गई है, मूल कर्तव्य के बारे में ये बात कही गई है। तो भाग हो जाएगा 4 का, यानी 4A या 4 का कह सकते हैं, 4 का। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A यानी 51A के तहत ये अनुच्छेद में आते हैं। 51A के तहत सारे जो मूल कर्तव्य हैं वो सभी 51A के तहत आते हैं। और कौन सा संशोधन के तहत किया गया था, मतलब कौन से संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो संशोधन था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब होता है, 2002 में होता है। और वहीं अगर 42nd की बात की जाए तो ये 1976 में होता है। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में, यानी जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, यानी 11 के 11 मूल कर्तव्य को एक बार हम पढ़ लेते हैं।
देखिए सबसे पहला जो कर्तव्य है यानी 51A क्लॉज ए, तो पहला क्या है, राज्य संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श जो संस्था हैं। अब आदर्श संस्था कौन कौन सी होती हैं? आदर्श संस्था के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में आ जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आदर्श संस्था होती कौन कौन सी हैं। एक बार इन पर भी नजर डाल लेते हैं, जो आदर्श संस्थाएं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आदर्श संस्था। तो आदर्श संस्था में सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होगा, संसद। जो संसद है वो क्या है, एक आदर्श संस्था है, आइडियल इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय। इसके बाद में एक तीसरी और संस्था होती है जो आदर्श संस्था के अंतर्गत आती है, वो है उच्च न्यायालय। तो ये सब क्या है, ये सब आदर्श संस्थाएं हैं और इनका क्या करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। इनके द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उनका पालन करना चाहिए और इनका सम्मान करना ही जरूरी होता है। इसके बाद में 51A क्लॉज बी यानी सेकेंड जो ड्यूटी है वो क्या है हमारी, सेकेंड ड्यूटी है स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। उच्च आदर्शों को जो है वो किसमें, हृदय में संजोए रखें। अब उच्च आदर्श कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जो नारे दिए गए थे, नारे दिए गए थे, तो वो सभी क्या है, उच्च आदर्श के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग लिख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम के समय नारे दिए गए थे, स्लोगन्स दिए गए थे, तो वो किस में आ जाते हैं, वो जो सेकेंड ड्यूटी है उस सेकेंड ड्यूटी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में थर्ड ड्यूटी क्या है, थर्ड ड्यूटी है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना या इसकी रक्षा करना ही कर्तव्य होना चाहिए हमारा। अब ये बात देखिए, संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात और किस जगह पर की गई है, और प्रस्तावना में इसकी बात की गई है। कहाँ पर की गई है मेरे प्यारे भाई, प्रस्तावना में इसकी बात की गई है। 51 AD या कह सकते हैं चौथी ड्यूटी हमारी कौन सी होनी चाहिए, चौथी ड्यूटी होनी चाहिए देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा क्या रहें, तत्पर रहें। ये चीज आप लोग याद रखिए। इसके बाद में और कौन सी इसके बाद में कौन सी ड्यूटी आएगी, पांचवी ड्यूटी। तो पांचवी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, पांचवी ड्यूटी होनी चाहिए कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये हमारी पांचवी ड्यूटी होनी चाहिए। यानी देश में के लोगों में नम्रता या मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। मेन पॉइंट याद कर लीजिए, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको मेन मेन पॉइंट याद रखने होंगे। तो सबसे पहले फिर उसके बाद हम बात करते हैं छठी ड्यूटी की। वो कौन सी है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि, विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। इसके बाद में सातवीं ड्यूटी कौन सी होनी चाहिए कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना और उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये सातवीं ड्यूटी। इसके बाद में आठवीं ड्यूटी वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, तो ये आठवीं ड्यूटी होनी चाहिए। देखिए ये जितनी भी मैं आपको ड्यूटीज बता रहा हूँ इनको आप क्रम वाइज भी याद रखिएगा, क्योंकि क्रम भी इनका पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसके बाद में नौवीं ड्यूटी क्या होनी चाहिए, नौवीं ड्यूटी होनी चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारी नौवीं ड्यूटी होनी चाहिए, नौवां कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद में दसवां क्या है, दसवां कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता है तथा उस उत्कृष्टता है तथा प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास पर उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। मतलब इतना प्रयास करो कि राष्ट्र जो है वो उच्च उपलब्धि तक पहुंच सके, इतना प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारी 10वीं ड्यूटी होनी चाहिए। इसके बाद में 11वीं और अंतिम ड्यूटी क्या होनी चाहिए, माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों की
को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में क्या है, माता पिता की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। यदि उनका चिल्ड्रेन या चाइल्ड बच्चा है जो वो कितने वर्ष का है, 6 से 14 वर्ष का है, तो उसको क्या है, शिक्षा प्रदान करवाना चाहिए, मतलब शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारी 11वीं ड्यूटी होनी चाहिए और ये स्पेशल पेरेंट्स के लिए ड्यूटी बनाई गई है और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम एक बार 11 की 11 ड्यूटी को रिवाइज कर लेते हैं और किस तरीके से, मतलब कम कम से कम शब्दों में रिवाइज करना होगा जिससे कि आपको टर्म याद बना रहे और इसका क्रम भी याद बना रहे, मतलब आपको टर्मिनोलॉजी के साथ में सारे क्रम भी याद बने रहे। चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या है कि संविधान का पालन करना। पहला हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, संविधान का पालन करना, पालन करना। तो ये जो है वो पहला कर्तव्य होगा। अब संविधान का पालन कैसे कर सकते हैं, संविधान का पालन करना, इसके आदर्श संस्था, आदर्श संस्था कौन कौन हो गया है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी इसकी आदर्श संस्थाएं हैं। और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। जो राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया और राष्ट्रीय ध्वज हो गया, इसका सम्मान करना पहली ड्यूटी होनी चाहिए, जो कि संविधान के अंतर्गत ही सारी चीजें आती हैं। तो आप बेसिक तरीके से ये याद रख सकते हैं कि संविधान का पालन करना, और यहां पर लिख लीजिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, इसके बाद में प्रतीक चिन्ह, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय गान, इनका सम्मान करना, इनका क्या करना, सम्मान करना। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे, इनका सम्मान करना, ये पहली ड्यूटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में दूसरी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, दूसरी ड्यूटी होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले, करने वाले आदर्शों का पालन करना, मतलब जो स्लोगन्स हैं या नारे हैं उनका पालन करना, उनका भली भांति तरीके से उनकी सुरक्षा या संरक्षण देना उनको। इसके बाद में तीसरी ड्यूटी, देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता, और क्या चीज, अखंडता को बनाए रखना, इसको बनाए रखना। चौथी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, देश की रक्षा, देश की रक्षा कौमा राष्ट्र सेवा, और क्या, राष्ट्र सेवा, जब भी राष्ट्र को सेवा की आवश्यकता हो तो हमें सेवा देनी चाहिए। इसके बाद में पांचवी ड्यूटी, देश के लोगों में, देश के लोगों में नम्रता का, नम्रता तथा भाईचारा, नम्रता तथा भाईचारा। इसके बाद में छठी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, देश की, देश को समृद्ध बनाना, देश को समृद्ध बनाना तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। इसके बाद में सातवीं ड्यूटी, सातवीं ड्यूटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आठवीं ड्यूटी क्या होनी चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा। अब पर्यावरण में क्या क्या आ जाते हैं, वन आ जाते हैं, वन्य जीव आ जाते हैं, वो तो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो नौवीं ड्यूटी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा। और 10वीं ड्यूटी क्या होनी चाहिए,
व्यक्तिगत एवं सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। और 11वीं ड्यूटी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना। तो ये 11 की 11 ड्यूटी आपको याद होनी चाहिए, इनका क्रम भी याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है। एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, एग्जाम वेब ऐप पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ दोनों जगह से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से इनहेंस भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसे अगले शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगले लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में।